जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से हाफिज सईद कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हाफिज सईद कैमरे पर दिखा है। जिस हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान बार बार कहता है कि वो जेल में बंद है, वही हाफिज सईद लश्कर के आतंकियों के बीच दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये जो आपको दाढ़ी में शख्स दिख रहा है, ये हाफिज सईद बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हाफिज सईद किसी बिल में जाकर छुपा था डर के मारे, वो एक बार फिर तगड़ी सिक्योरिटी के बीच खुलेआम घूमने लगा है। और हाफिज सईद ने एक बार फिर मुरीदके में लश्कर तैयबा के आतंक की अपनी फैक्ट्री को चालू कर दिया है। आज पाठशाला में मुरीदके में हाफिज के टेरर फैक्ट्री के अंदर चल रही आतंकियों की ट्रेनिंग की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन यह सबको हैरान कर रहा है कि जो हाफिज सईद इतने दिन छुपा बैठा था, वो अचानक बाहर कैसे आ गया? वो खुद बाहर आया है या उसे बाहर लाया गया है? क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ही यह खबर आ चुकी है कि तख्ता पलट की तैयारी कर रहा मुनीर अगस्त में एक बार फिर भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश में जुटा है। अब या तो मुनीर ने हाफिज सईद को भारत पर आतंकी हमला करने के लिए बाहर निकाला है, या फिर मुनीर की कोई और प्लानिंग है। हाफिज सईद को बिल से निकालकर असीम मुनीर का असली गेम क्या है, आज पाठशाला में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाफिज सईद बिल से बाहर आया है, क्या अब उसका मरना तय है? क्या अज्ञात हमलावर उसको भी ठोक देंगे? क्या होने वाला है हाफिज सईद के साथ? एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरा विस्तार से बताता हूं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से हाफिज सईद कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हाफिज सईद कैमरे पर दिखा है। जिस हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान बार बार कहता है कि वो जेल में बंद है, वही हाफिज सईद लश्कर के आतंकियों के बीच दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये जो आपको दाढ़ी में शख्स दिख रहा है, ये हाफिज सईद बताया जा रहा है। हाफिज सईद के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें हाफिज सईद लाहौर के पास मुरीदके में अपने आतंकी अड्डे में खुलेआम आतंकियों के बीच बैठा नजर आ रहा है। जिस स्टेज पर हाफिज सईद बैठा नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे बड़ी संख्या में उसके बॉडीगार्ड वाले भी खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, स्टेज के ठीक नीचे भी हथियारबंद सिक्योरिटी वाले तैनात दिख रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे हाफिज सईद का गुणगान हो रहा है, एक बार ये देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर क्यों हाफिज सईद को असीम मुनीर ने बिल से बाहर निकाला है। यानी हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हाफिज सईद वो आतंकी है जिसका अचानक सामने आना सबको हैरान भी कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि हाफिज सईद को बिल से बाहर निकालने का मतलब है किसी भी वक्त हाफिज के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ भारत के सीधे टारगेट पर हाफिज सईद है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर घूमते ही रहते हैं, जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को देखते ही ठोक देने की फिराक में रहते हैं। क्या हाफिज सईद को इसलिए बाहर निकाला गया है कि अज्ञात हमलावर उसे ठोक दें? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हाफिज के कई करीबियों को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। जैसे एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के दीर में अज्ञात हमलावरों ने हाफिज के बेहद करीबी आतंकी मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले मई में हाफिज के एक और करीबी आतंकी अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। मई में ही लश्कर के को फाउंडर और हाफिज के करीबी अमीर हमजा को गोली मार दी गई थी, जो अब भी लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। मार्च में लश्कर तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था। अब्दुल रहमान को भी हाफिज का करीबी माना जाता है। मार्च में ही लश्कर के टॉप कमांडर और हाफिज का करीबी आतंकी अबू खताल भी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसे खतरे के बीच हाफिज सईद को बाहर निकालने के पीछे असीम मुनीर का प्लान क्या है, और इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या ये मुनीर खुद चाहता कि हाफिज सईद बाहर निकले और कोई उसे ठोक दे? ये बात कितनी सच है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि कैसे असीम मुनीर पाकिस्तान के उस आतंक को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है जिस आतंक के हाथ पैर भारत ने तोड़ दिए थे। इसके लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों के टेरर कैंप एक्टिवेट किए जा रहे हैं। मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा में आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने। हाफिज के टेरर कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आतंकियों को पहाड़ी नालों को पार करने के लिए लॉन्ग जंप और दूसरी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आग के गोले के अंदर से कूदने की ट्रेनिंग भी शामिल है। ट्रेनिंग कैंप में लश्कर के आतंकियों को हाथ पीछे बांधकर तैरने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
यही नहीं, आतंकियों के लिए तलवारबाजी से लेकर मार्शल आर्ट्स तक की ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें लश्कर के कई आतंकी ऊंचाई से पानी में कूदने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। आतंकियों को घुड़सवारी सिखाने के लिए लश्कर के हेडक्वार्टर्स में घोड़े भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। लश्कर की टेरर फैक्ट्री में पोर्टेबल बोट्स भी रखी नजर आ रही हैं। जरूरत पड़ने पर इन बोट्स में आसानी से हवा भरकर नदी या नाले को पार किया जा सकता है। इन बोट्स के साथ कुछ आतंकी खड़े भी दिख रहे हैं। यही नहीं, हाफिज की टेरर फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर और लकड़ी काटने वाली मशीनें भी नजर आ रही। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में खतरनाक हथियार पकड़ा दिए गए। असीम मुनीर अपने काम में तो जुटा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए उसे हाफिज सईद को बिल से निकालने की जरूरत क्या पड़ी। क्या हाफिज सईद को मुनीर ने मरने के लिए निकलवाया है? इस बात की भी चर्चा हो रही है, और यह बहुत मुमकिन भी है, क्योंकि आप ये देखिए कि मुनीर ने हाफिज का उत्तराधिकारी तो तैयार करवा लिया है। सैफुल्ला कसूरी, जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है, वो दूसरा हाफिज तो बन ही चुका, हमने आपको दिखाया था। आतंकी हाफिज सईद की टेरर फैक्ट्री में आतंकियों की ट्रेनिंग ने आतंकवाद पर एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब किया है, क्योंकि तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के जिस हेडक्वार्टर को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खंडर बना दिया था, कुछ ही महीनों में मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान सरकार ने उसे फिर से खड़ा किया है और आतंकवाद को लेकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। हालांकि पाकिस्तान से इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार लश्कर की टेरर फैक्ट्री को लेकर अपने इरादे साफ कर चुकी थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर के कैंप पर जिस तरह मिसाइलें बरसाई थी, उसमें लश्कर के कई कमांडर पहले ही मिट्टी में मिल चुके हैं। इसलिए हाफिज सईद ने अपनी टेरर फैक्ट्री की कमान लश्कर के नए टॉप कमांडर अबू जार को सौंपी है। अबू जार ही मुरीद के में मरकज-ए-तैयबा की सिक्योरिटी और वहां के आतंकियों की ट्रेनिंग का इंतजाम देख रहा है। मुरीद के में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों में से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले आतंकियों को सेलेक्ट करके पीओके भेजा जाता है। पीओके में इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग देती है और भारत में आतंकी हमला करने के लिए एलओसी के पार भेजती है। आतंकी हाफिज सईद को ऐसे वक्त में बिल से बाहर निकाला गया है जब पाकिस्तान में तख्ता पलट की अटकलें जोर पकड़ रही। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री आवास में असीम मुनीर के साथ मुलाकात भी की है, और इस मुलाकात के ठीक पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ बैठक की थी। इन बैठकों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रपति शासन के सिस्टम की शुरुआत की जा सकती है, ताकि असीम मुनीर अपने हाथों में सारी पावर ले सके। इन खबरों का खुलासा करने वाले पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का भी दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर हाफिज सईद के बाहर आने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसे लेटेस्ट तस्वीरें बताया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ असीम मुनीर पूरी तरह से तख्ता पलट के मूड में दिख रहा है। और आज तो नरेंद्र मोदी ने गजब ही काम कर डाला। उन्होंने मुगलों का पूरा इतिहास पलट डाला, और यह वो बदलाव है जिससे बहुतों को आग लग चुकी है। लेकिन पहली बार देश मुगलों का सच पढ़ना शुरू करेगा। नरेंद्र मोदी ने वो किताबें बदलवा डाली जिनमें मुगलों को महान बताया जाता था। अब तक आपके दिमाग में कूट कूट के जो मुगलों का इतिहास भरा गया था, वो एक्चुअली में इतिहास नहीं था, वो नैरेटिव था मुगलों को किसी तरह महान साबित कर देने का और देश के असली हीरोज को छुपा के रखने का, जिनमें से कई के बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने वो पुरानी किताबों के पन्ने फाड़ दिए, हटाओ, सच बताओ। और इसकी एक झलक आप देखिए, जो बदलाव अब इतिहास की किताबों में किया जा रहा है। जैसे पहले अकबर को उदार और महान शासक के रूप में पढ़ाया गया, दिखाया गया, अब किताबों में अकबर की तरफ से मचाए गए कत्लेआम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पहले की किताब में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का जिक्र था। यह भी कहा गया कि मुगल शासकों ने मंदिर तोड़कर उसे बनवाने का भी काम किया था। लेकिन अब बच्चे जानेंगे कि कैसे औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा, तहस नहस किया। इसी तरह बाबर को कम उम्र में सत्ता संभालने वाला और उपमहाद्वीप में संस्कृति को बढ़ाने वाला शासक बताया गया था। लेकिन अब बच्चे ये जान पाएंगे कि बाबर कितना क्रूर और निर्दयी शासक था। सच बताओ ना बॉस, किसी को महान बताने का नैरेटिव एक तरफा क्यों चला रहे हो? काट छाट के क्यों बता रहे हो? पूरा बताओ। इस देश में गजब चला है मुगलों को महान बताने के नाम पर। ऐसा बता दिया कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या शादी की हो और ताजमहल के सामने जाके ऐसे वो वाला फोटो नहीं खिंचाए तो जैसे प्यारे नहीं होगा, क्योंकि ताजमहल के अलावा प्यार की कुछ निशानी ही नहीं बची। इतिहास की किताबों में मुगलों के बारे में और क्या क्या बदल डाला गया है, ये डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बदलाव पर बदलाव किए जा रहे हैं और कांग्रेस कैसे बदलने को तैयार नहीं।
वो नमाज कांवड़ की पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स में ओवैसी को भी साइड लगाने में जुट गए। उधर राहुल गांधी अपना अलग ही प्लान बनाने में जुटे हैं। वो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी की भी अलग पॉलिटिक्स चल रही है। वो इलेक्शन कमीशन से भिड़ गई हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का चैप्टर भी खोलूंगा, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा बदलाव ला दिया है उसका ट्रेलर देख लीजिए। सरकार आपकी है, मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है, परंतु हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखाएंगे। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है बॉस, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो सबसे गजब का काम कर दिया आज, उसके बारे में आपको बताता हूं। जिन मुगलों के नाम से हमारे इतिहास को पाट दिया गया, भाई भर दिया, उसकी नरेंद्र मोदी ने पूरी सफाई करवा दी। क्योंकि लोगों को यह बात बहुत चुभती थी कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हम पर अत्याचार किए, उन्हें हमारे इतिहास की किताबों में महान बताया जाता था। इन अत्याचारियों को महान बताने वाले चैप्टर स्कूल्स में पढ़ाए जाते थे। जब हमने पाठशाला में मुगलों का इतिहास, सच्चा इतिहास बताना शुरू किया कि ये तो आक्रांता थे, ये तो अपने बाप को जेल में कैद कर देने वाले थे, ये तो मंदिर तोड़ने वाले थे, तो कई लोग शॉक्ड रह जाते थे कि अरे बाप रे, ये सब तो हमको पता ही नहीं था, पाठशाला से पता चला। लेकिन अब बच्चे ये सब पढ़ेंगे, ये सच जानेंगे। ये इतिहास हमको आपको पढ़ाया गया, लेकिन सच कुछ और था। और ये सच क्या है, ये अब स्कूलों में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। इस किताब के पेज नंबर 36 पर मुगल शासक बाबर के बारे में बताया गया है। बाबर को बर्बर, तुर्क, मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार बताया गया है, जो समरकंद से भागकर भारत आया था। किताब में लिखा है कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसमें लिखा है कि बाबर क्रूर और निर्दयी राजा था। उसने कई शहरों की पूरी आबादी को मार डाला था। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। उसने हजारों लोगों की हत्या करके उनके कंकालों का ढेर लगा दिया और उसे यह सब जुल्म करने पर गर्व महसूस होता था। एनसीईआरटी की किताब में बाबर की जीवनी बाबरनामा के हवाले से अब लिखा गया है कि बाबर प्राकृतिक खूबसूरती और वास्तुकला से प्रभावित होकर भारत आया था। बाद में उसे पता चला कि हिंदुस्तान में तो सोने चांदी का खूब सारा खजाना है। भारत की दौलत से प्रभावित होकर उसने वापस जाने की बजाय भारत पर राज करने का फैसला किया। आप सोचिए, जिस बाबर का मकसद ही भारत को लूटना था, जो हिंदुओं का नरसंहार करने पर गर्व महसूस करता था, उसके बारे में अब तक क्या पढ़ाया जाता रहा। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुरानी किताब है भारत की खोज, जो पिछले साल तक स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। उसमें बाबर के बारे में क्या लिखा था आपको पता है? कि बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था, वो नई जागृति का शहजादा था। बाबर बहादुर और साहसी था, जो कला, साहित्य और अच्छे रहन सहन का शौकीन था। ये पढ़ रहे थे हमारे आपके बच्चे कि बाप रे बाप, बाबर बहुत अद्भुत था, हिंदुओं को मार मार के कंकाल का ढेर लगा दिया। ये पढ़ाने में शर्म आती थी, और शर्म आती थी तो पढ़ा कह रहे थे। बाबर भारत को लूटने के लिए रुका था, यह बताने में शर्म आती थी तो पढ़ा कह रहे थे। अभी तक स्कूलों में बच्चों को बाबर की तरह ही अकबर के बारे में भी बताया गया। नरेंद्र मोदी ने वो भी चेंज कर दिया कि सच बताओ। अभी तक क्या सुना आपने कि भाई अकबर बहुत महान राजा था, अकबर द ग्रेट। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में जो नया चैप्टर जोड़ा गया है, उसमें अकबर का कैसा चरित्र चित्रण किया गया है, अब आप इसको सुनिए। किताब में लिखा गया है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। यानी जब जैसी जरूरत पड़ी उसी हिसाब से अकबर ने अपना रंग दिखाया, कभी क्रूर रहा तो कभी सहिष्णु। किताब में यह भी लिखा गया है कि सन 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या कर दी थी और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। इसी जीत के बाद अकबर ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र भी किताब में किया गया है, जिसमें अकबर ने विजय संदेश दिया था और लिखा था कि हमने काफिरों के कई किलों, शहरों को जीतने में कामयाबी हासिल की है और हमने वहां इस्लाम स्थापित किया। खून की प्यासी हमारे तलवारों से हमने उनके दिमाग से अश्रद्धा को खत्म कर दिया है। हमने वहां से और बाकी पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को बर्बाद कर दिया। यह अकबर ने लिखा था। विजय संदेश हिंदुओं को काफिर बता रहा है,
खुशी खुशी बता रहा है कि मार दिए, खत्म कर दिए काफिरों को। और वो अकबर पढ़ाया गया कि अरे बहुत महान था, अकबर द ग्रेट था। नरेंद्र मोदी ने अब जाकर उसको बदला है कि पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाओ कि अकबर ने जो अच्छा किया उसको भी बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि कैसा था। एनसीईआरटी की नई किताब में यह भी बताया गया कि अकबर सहिष्णु क्यों था, जिसके लिए अकबरनामा का संदर्भ लिया गया है, जिसमें अकबर ने लिखा था कि पहले वो लोगों को अपने धर्म में जबरन लाकर इस्लाम कबूल करवाता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा उसे शर्म आने लगी। अकबर ने लिखा था कि जब वो खुद मुस्लिम नहीं था तो दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना अनुचित था। किताब में यह भी लिखा गया है कि अकबर ने अपने 50 साल के शासनकाल के आखिरी 15 सालों में दोबारा से क्रूर नीतियों को अपनाया और कश्मीर और सिंध से लेकर अफगानिस्तान तक सैन्य अभियान चलाए। यह अकबर की वो सच्चाई है जो अब बच्चे पढ़ेंगे, फिर डिसाइड करें कि महान द ग्रेट अकबर मानना है या नहीं मानना है, लेकिन पूरा तो बताओ। अब आपको मैं एनसीईआरटी की 8वीं की पुरानी किताब भारत की खोज का वो चैप्टर दिखाता हूं जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया था कि अकबर का व्यक्तित्व अपने दादा बाबर से भी ज्यादा आकर्षक था। अरे वो बहुत बहादुर, दुस्साहसी, योग्य सेना नायक, और इसके अलावा वो विनम्र और दयालु था, आदर्शवादी था। पढ़िए ना भाई, सामने लिखा है। और स्वप्नदर्शी था। अकबर लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक क्या पढ़ाया गया है। मुगल शासकों के बारे में यही बातें बच्चों को पढ़ाई जाती रही और उन्हें ग्रेट बनाकर ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे वो नहीं होते तो पता नहीं हिंदुस्तान का क्या ही होता। एनसीईआरटी की किताब में सबसे विवादित मुगल शासक औरंगजेब का भी जिक्र है। मुगल इतिहास के अपडेटेड वर्जन में औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि वो राजनीतिक मकसद से काम करता था और उसने कई मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा दी थी। हालांकि उसके फरमान यानी आदेश उसके व्यक्तिगत धार्मिक मकसद को साफ दिखाते हैं। उसने स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा, सोमनाथ समेत कई जैन मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने का आदेश दिया था। औरंगजेब वो मुगल शासक था जो सबसे क्रूर और निर्दयी था, जिसने अपने भाई दारा शिकोह तक की हत्या करवा दी, जिसने अपने पिता को कैद में रखा हुआ था और हिंदुओं पर अत्याचार किए अनगिनत। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो औरंगजेब का फैन है, उसको आदर्श मानता है अपना।